प्यारे बच्चों, आपके अपने अनु एजुकेशनल वीडियो चैनल में आपका स्वागत है। कल मैंने एक वीडियो आप लोगों को अपलोड किया था, क्लास 10th वास्तविक संख्याएं, इसके बेसिक चीज़ों के विषय में जानकारी मैंने दी थी। आज हम उसमें जो एग्ज़ाम्पल हैं, और एग्ज़ाम्पल भी बहुत महत्वपूर्ण हैं, वो एग्ज़ाम में आते हैं, जो कि बच्चे जो है इस एग्ज़ाम्पल को, उदाहरण को जो है छोड़ देते हैं और उसी में से क्वेश्चन पूछा जाता है, तो वो सोचते हैं कहीं बाहर से आया है। तो एग्ज़ाम्पल ज़रूर करें बच्चे, क्योंकि उसमें से क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो हम इसको बढ़िया से जो है आसान भाषा में समझाने की कोशिश करते हैं। तो इसके पहले हमने बताया था, आपको कल ही बताया था, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका। इसको हमने बताया था कि दो धनात्मक पूर्णांक ए और बी दिए रहने पर ऐसी अद्वितीय पूर्ण संख्याएं Q और R विद्यमान है कि Q A इज इक्वल टू वी क्यू प्लस R, जहाँ R जो है B से छोटा है और जो है 0 के बराबर या 0 से बड़ा है। इस चीज़ के विषय में हम एग्जाम्पल दे करके कल हमने बताया था। तो पिछला वीडियो जिन बच्चों ने नहीं देखा वो ज़रूर देख लें, तब इसके बाद ये वीडियो देखें तो उनको ज़्यादा लाभ होगा। तो उसको ज़रूर से ज़रूर देख लें। तो एग्ज़ाम्पल हम लोग देखते हैं इसका। तो आपको ये यूक्लिड विभाजन प्रमेय इसमें ज़रूरत पड़ेगी, तो इसको अच्छे से आप लोग पिछले वाले वीडियो को देख करके समझ लें। बहुत अच्छे ढंग से उसमें समझाया गया है। जो ए इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर है, तो जिसमें जो है क्यू यहाँ पे भागफल है और आर यहाँ पे शेषफल है। तो वो वाला वीडियो आप लोग देख लीजिए। अब एग्जाम्पल फर्स्ट, पहला 4052 और 12576 का HCF यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म का प्रयोग करके ज्ञात कीजिए। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ये जो है पूछा भी गया है, बहुत इम्पोर्टेंट है ये। तो ये कैसे जो है लगेगा, इसके विषय में हम लोग देखेंगे। HCF निकालने की बात कर रहा है। तो HCF हम लोग छोटे क्लासों में देखे थे, गुणनखंड विधि से HCF निकालते थे। इसमें हम लोग यूक्लिड विभाजन प्रमेय से लगाएंगे। आंसर है, आंसर देखते हैं हम लोग। सबसे पहले इसमें जो दो संख्या दी हुई है 4052 और 12576, तो देखते हैं कौन बड़ा है। जो बड़ा है उसको पहले लिख देते हैं, चूँकि 12576 बड़ा है 4052 से। ठीक, तो जो बड़ा होगा आगे लिख के इस तरीके से जो है बड़ा का साइन लगा देंगे और छोटे वाले को इसके बाद लिखेंगे। फिर इसके बाद लिखेंगे यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म से या यूक्लिड विभाजन प्रमेय से। फिर क्या करेंगे कि जो बड़ी संख्या है उसको हम आगे लिख देते हैं सबसे पहले। फिर बराबर का चिन्ह लगा के, ये बराबर का चिन्ह होता है, लगा के छोटी वाली संख्या उसके बाद लिख देते हैं। तो इसके बाद जो है क्या करते हैं, इस छोटी वाली संख्या से बड़ी वाली संख्या को भाग लगाते हैं, जो कि यहाँ पे हमने लगा के दिखाया है। 4052 से 12576 में हमने भाग लगाया है। तो हम देख रहे हैं कि ये 4000 है लगभग, और ये है 12000। तो एक जो है हम आइडिया लग गया कि 4 3 12, मतलब 3 बार में कट जाएगा। तो 3 ले लेते हैं हम। तो 3 दूनी 6 और 3 पचे 15 और 3 जीरो जा 0 और 1 हो जाएगा और 3 चौके 12। तो इतना आ गया 12156। अब 12576 में से 12156 घटा देंगे तो आएगा 6 में से 6 गया 0 और 1 मिनट, इसको थोड़ा ऊपर कर दें तो समझने में आसानी होगी। तो 6 में से 6 गया 0 और 7 में से 5 गया 2
और 5 में से 1 गया 4, तो ये 420 शेषफल बचा और भागफल हो गया 3। तो हम क्या करते हैं कि जो ये बड़ी संख्या आगे लिखे हैं और छोटी संख्या बराबर के बाद इधर लिखे हैं 4052, तो इसमें गुणा करके हम जो ये भागफल आया है उसको लिख देते हैं 3, और जो शेषफल आया है उसको हम प्लस लगा करके हम यहाँ लिख देते हैं 420। इस तरीके से करना है। तो ये प्रक्रिया तब तक करेंगे जब तक कि शेषफल 0 ना आ जाए, तब तक ये चीज़ हम करते रहेंगे। तो यहाँ देखते हैं 0 नहीं आया, तो अब इसमें भाजक जिससे भाग दे रहे हैं और जो शेषफल है ये दोनों हम लिखेंगे। ये जो भाजक है ये अब पहले लिख दिया जाएगा, और जो ये शेषफल है ये बराबर लगा के इसके बाद लिख दिया जाएगा 420। तो अब क्या करेंगे, 420 से इस भाजक को भाग देंगे 452 को। तो ये चीज़ हम यहाँ पे लिखे हुए हैं, इसको हम थोड़ा ऊपर कर लेते हैं। तो 420 से 4052 को हम भाग लगाएंगे। तो हम देखते हैं कि जब 3 3 लेंगे तो ये छोटा पड़ जा रहा है, 405 हो रहा है, तो 4 गिनती लेनी पड़ेगी हमको। ठीक है, फिर हम देखते हैं कि ये लगभग 9 बार में जा रहा है, तो 4 9 36, तो हम देख रहे हैं कि लगभग 9 बार में हम जा रहा है, 10 बार में ज़्यादा हो जाएगा। तो इसको हम क्या करते हैं कि 9 बार ले जाते हैं, तो 9 जीरो जा 0, और 9 दूनी 18 के 8 हासिल 1, और 9 चौके 36 1 37, तो यहाँ 3780 आ गया है। अब 2 से 0 घटाएंगे तो 2 आएगा, फिर यहाँ पे जो है 5 है, नहीं जाएगा तो बगल से उधार लेंगे, तो 4 से इसमें उधार जाएगा तो 10 हो जाएगा, 10 से इसमें एक उधार जाएगा तो 15, 15 में से 8 गए 7, और यहाँ बचा 9, 9 में से 7 गए 2, तो 272 आएगा। तो हम देखते हैं कि अब हम ये जो 420 लिखे थे, तो कितने भागफल क्या आया 9, तो 420 गुणे 9 हो जाएगा, और जो शेषफल आया 272, तो ये जो है प्लस लगा के 272 लिख देंगे हम। आगे फिर देखते हैं हम। अब अभी भी 0 नहीं हुआ हमारा, तो हम क्या करते हैं कि 420 को आगे लिख देते हैं और 272 को बराबर लिख के लिख देते हैं। अब 420 में 272 से हम भाग लगाएंगे, तो यहाँ पे हमने लगाया है 420 को 272 से, तो एक बार में गया तो 272 उतर जाएगा, तो 10 में से 2 गया 8 हो जाएगा, और यहाँ पे 1 बचा तो 4 से उधार देंगे इसको तो 11 हो जाएगा, 11 में से 7 गया 4 हो जाएगा, और फिर 3 बचा, 3 में से 2 गए 1, 148। अभी भी 0 नहीं हुआ, तो हम क्या करेंगे कि 420 बराबर 272 गुणे 1 भागफल 1 आया तो गुणे 1 कर दिया, भागफल यहाँ लिख दिए, और शेषफल 148 आया तो प्लस लिख करके 148 यहाँ लिख दिए। अब जो है अभी भी 0 नहीं आया, तो हम क्या करेंगे, ये जो भाजक है इसको आगे लिख देंगे, और जो ये शेषफल है बराबर लिख करके यहाँ लिख देंगे। अब 148 से हम 272 को भाग लगाएंगे, तो 148 से 272 को भाग लगाएंगे, तो ये भाग लगाया हमने, तो 148 और 272, तो एक बार में गया आएगा 148, 148 से 272 में भाग लगेगा तो आएगा एक बार में 148 होगा, तो इसमें हम जब निकालेंगे तो आएगा 12 में से 8 गया 4, क्योंकि 7 में से एक उधार ले लिया है 12 हो गया, यहाँ 6 बचा, तो 6 में से 4 गया 2, और ये 2 में से 1 गया 1, 124, कितना आया, एक भागफल आया और जो है
124 शेषफल आया। तो क्या करेंगे हम यहाँ पे 148 है, इसमें 1 का गुणा कर देंगे, भागफल का गुणा कर देंगे और प्लस जो शेष आया 124 वो उसमें जोड़ देंगे। अब हमारा जो है अभी भी 0 नहीं आया, तो क्या करेंगे 148 जो भाजक है उसको आगे लिख देंगे और 124 जो शेषफल है उसको बराबर के बाद लिख देंगे। अब 124 से 148 को हम जो है भाग लगाएंगे। तो जब 124 से 148 को जो हम भाग लगाएंगे तो 51 जाएगा, 51 124 आएगा। तो आएगा 8 में से 4 गया 4 और 4 में से 2 गया 2, 24 आया, यानी भागफल 1 और शेषफल 24। तो हम क्या करते हैं जो है यहाँ 124 है, भागफल 1 आया है तो 1 आया है तो गुणे करके 1 लिख देंगे और शेषफल 24 आया है तो यहाँ प्लस लगा करके 24 लिख देंगे। अभी भी हमारा जो है 0 नहीं आया है। तो 0 नहीं आया तो 124 को हम आगे लिख देंगे और बराबर लगा करके जो शेषफल है ये भाजक को आगे और शेषफल को जो है बाद में लिख देंगे 24। तो क्या होगा इसमें फिर 24 से हम 124 को भाग लगाएंगे। तो देखिए 24 से हम 124 को भाग लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, इसमें जाएगा 2 छक्के 12 तो ज़्यादा हो जाएगा, 2 पंचे 10, 5 बार में जाएगा, 5 चौके 20 के 0 हासिल 2 और 5 दूनी 10, 2 12, कितना आया 12 आ गया। तो ये 4 में से 0 गया 4 आएगा, 2 में से 2 गया 0 आएगा, मतलब 4 बचा, 4 रिमाइंडर बचा और 4 जो है शेषफल बचा और 5 भागफल बचा। तो हम क्या करेंगे ये 124 इज इक्वल टू जो बराबर 24 है उसमें गुणा कर देंगे 5 का, क्योंकि 5 जो है भागफल है और जो शेषफल है उसको जोड़ देंगे प्लस 4, ये आ जाएगा हमारा। अभी भी हमारा जो है 0 नहीं आया है, अभी भी यहाँ हम देख रहे हैं कि 0 नहीं आया। हमारे पास जो है भाजक 24 है और शेषफल 4 है, तो हम 24 को शुरू में लिख देंगे और बराबर का चिन्ह लगा के शेषफल 4 लिख देंगे। अब हम 4 से 24 को भाग लगाएंगे, तो 4 से 24 भाग लगाएंगे तो 4 छंके 24। तो हम जो है देखिए 4 से 24 को जब हम भाग लगाएंगे तो 4 छंग 24 होगा, तो ये 0 आ जाएगा। तो 6 हमारा भागफल हो जाएगा और शेषफल 0, तो 4 गुणे 6 हो जाएगा और प्लस 0, तो यहाँ हमारा 0 आ गया, यही 0 लाना था हमको। तो जब 0 आ जाएगा तो ये ख़त्म हो जाएगा। अब कह रहे हैं कि वो अंतिम संख्या जिससे आपने भाग दिया था और शेषफल 0 मिला, वो अंतिम संख्या HCF होती है। याद रखना हमेशा, हम 4 से भाग दिए थे 24 को, ये अंतिम संख्या है, तो 24 को भाग देने पे 0 आ गया शेषफल, तो यही 4 हमारा क्या है HCF होगा। अतः HCF बराबर क्या होगा 4 होगा, यही आंसर आ जाएगा। तो बच्चों समझ में आ रहा है? तो हम समझते हैं कि समझ में आ गया होगा आप लोगों को। 2-3 बार ये वीडियो देखिएगा समझ में आ जाएगा। आगे हम दूसरा क्वेश्चन करते हैं। देखिए दूसरा क्वेश्चन है, उदाहरण देखिए, उदाहरण 2, दर्शाइए कि प्रत्येक धनात्मक समपूर्णांक 2q के रूप का होता है तथा प्रत्येक धनात्मक विषम पूर्णांक 2q + 1 के रूप का होता है जहाँ q कोई पूर्णांक है। बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इसलिए इसको ध्यान से समझिए। दर्शाइए कि प्रत्येक धनात्मक समपूर्णांक, धनात्मक और समपूर्णांक क्या हो 2q के
रूप का होता है तथा प्रत्येक धनात्मक विषम पूर्णांक 2q + 1 के रूप का होता है, जहाँ q क्या है, कोई पूर्णांक है। तो हम यूक्लिड लेमा द्वारा या यूक्लिड विभाजन प्रमेय द्वारा, ठीक है, कुछ भी लिख सकते हैं इसमें, चूँकि हम जानते हैं कि a अगर बड़ा है b से, इस यूक्लिड जो है विभाजन प्रमेय के द्वारा हम जानते हैं कि a अगर बड़ा होगा b से तो a = BQ + R, जहाँ जो R है जो शेषफल है, यहाँ R शेषफल है और ये जो है भागफल है, Q यहाँ पे भागफल है और B क्या है, भाजक है। ठीक है, तो अब ये जो है जो R है शेषफल है, ये B से छोटा होता है, हमेशा याद रखिए छोटा होता है, और R का मान जो है 0 के बराबर या 0 से बड़ा होता है, ये चीज़ हमेशा याद रखिए। अब हम क्या करेंगे इसको, अब देखिए, चूँकि B = 2, कैसे जाने, ये ऊपर क्वेश्चन में देखते हैं, ये 2q है, ये 2q + 1 है, तो हमको एक आइडिया लगा, जो यहाँ पे देखिए BQ + R, तो B के स्थान पे यहाँ 2 है, यहाँ भी 2 है B के स्थान पे, ये जो B है जो यूक्लिड लेमा का ये जो है ये फार्मूला है, A = BQ + R, तो यहाँ B है, ये B के स्थान पे यहाँ 2 लिखा है, यहाँ 2 लिखा है, यानी B = 2 हुआ। चूँकि B = 2, जो R हमेशा B से छोटा होगा, यहाँ पे ये लिखा है जहाँ R जो है B से छोटा और 0 के बराबर या 0 से बड़ा, तो R हमेशा B से छोटा होगा, ये हम लोग देख लिए, ये B निकल गया 2, यहाँ से निकला इस क्वेश्चन से, जो 2 दिया है ये B के स्थान पे है। अच्छा, इसलिए R बराबर, जब ये B से छोटा होगा तो 2 तो हो नहीं सकता है, 2 तो हो नहीं सकता है, अगर B से छोटा होगा R तो 2 हो नहीं सकता है, तो इसलिए R क्या होगा, 0 होगा या 1 होगा, 0 या 1 होगा, क्योंकि 0 के बराबर हो सकता है, R यहीं पे दिया है 0 के बराबर हो सकता है, ये जिससे बड़ा, तो इसलिए R = 0 या 1। अब इसमें 2 केस हो गया, 0 और 1 पे 2 केस चलेंगे इसमें। ठीक है, केस 1, जब केस 1 है कि यदि R = 0, अगर हम R का मान 0 रखें, केस 1 में 0 रखें, किस में, इस वाले फार्मूले में, जो A = BQ + R है, इसमें हम R का मान 0 रख दें, तो क्या होगा, इम्प्लाइज दैट A = 2Q, क्योंकि B का मान तो हमारा 2 है, देखिए 2 है B का मान, तो हम B के स्थान पे 2 रख दिए, और फिर इसके बाद Q और प्लस R के स्थान पे जो ये R है, R के स्थान पे हमने 0 रख दिया, तो हमारा A कितना मिला, A बराबर हमारा 2Q मिलेगा, ये समीकरण नंबर 1 है, A बराबर हमारा 2Q निकल गया, समीकरण नंबर 1 है। अब ये जो है समरूप है, ये जो A = 2Q है, 2Q जो दिया है ये समरूप है, कैसे समरूप होगा, क्योंकि क्वेश्चन में दिया है Q कोई पूर्णांक है, क्वेश्चन में क्या दिया है, Q कोई पूर्णांक है, और पूर्णांक क्या होता है, हम पहले वीडियो में बता चुके हैं कि पूर्णांक जो है, जो संख्या होती है वो धनात्मक भी हो सकती है, ऋणात्मक भी हो सकती है और 0 भी हो सकती है। ठीक है, तो यहाँ किस चीज़ की बात की जा रही है, धनात्मक समपूर्णांक की बात की जा रही है, इसलिए Q जो पूर्णांक है वो धनात्मक ही होगा। ठीक है, तो अब हम देखते हैं Q एक पूर्णांक है, ठीक है, और अगर इसमें जो है कोई भी Q का मान ले लेते हैं, ठीक, और उसमें 2 का गुणा कर देते हैं, अगर Q का मान लीजिए, यहाँ पे हमने दिखाया है Q का मान 1 ले लिए, यहाँ 2 ले लिए, 1 ले लिए, ठीक, अगर Q का मान 2 ले लिए, देखिए यहाँ पे अगर Q का मान 2 ले लिए, यानी सम संख्या ले लिए, और इसमें हम जो है 2 का गुणा कर दिए, क्योंकि 2 आगे है, तो 2 दूनी 4 आएगा, ये 4 क्या है, सम संख्या है, पीछे सम संख्या के बारे में पढ़ लीजिए पिछले वाले वीडियो में, तो 2 दूनी 4 ये सम संख्या आएगी, क्योंकि Q का मान हम सम संख्या लिए 2 और 2 में 2 का गुणा कर दिए, क्योंकि 2Q है तो भी सम संख्या आई,
अब हम q का मान अगर हम विषम संख्या ले लें, एक ले लें, विषम संख्या होती है, और इसमें हम 2 का गुणा कर दें तो भी 2 आएगा, यानी सम आएगा। यानी q का मान चाहे हम विषम लें धन पूर्णांक, चाहे हम जो है सम लें, और 2 गुणा करेंगे तो ये सम ही आएगा, इसलिए समरूप है। इसलिए क्या है? समरूप है। तो आप लोगों को समझ में आ रहा होगा, ये इक्वेशन फर्स्ट है इसमें। अब आगे देखते हैं। यहाँ हमने लिख भी रखा है, अगर कोई पूर्णांक हो तो उसे 2 से गुणा करने पर वह सम संख्या हो जाएगा। आगे देखिए इसमें केस 2, पहला सम रूप हो गया। केस 2, यदि r का मान 1 ले लें, यहाँ r इज इक्वल टू 0 और 1 आया था, तो अगर हम जो है इसका मान r का मान 1 ले लें तो हमारा फार्मूला था a इज इक्वल टू बी क्यू, यहाँ था a इज इक्वल टू बी क्यू प्लस r, तो b हमारा 2 है, ऊपर हमने दिखाया है कि b बराबर 2 है। यहाँ पे हम देख चुके हैं कि b बराबर हमारा b बराबर हमारा 2 है, तो हम यहाँ देख चुके हैं b बराबर 2 है। तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं केस 2 में a बराबर अब 2q हो जाएगा, चूँकि यहाँ जो है बी क्यू प्लस आर है तो b के स्थान पे 2 हो जाएगा, तो 2 और q और प्लस r के स्थान पे हम रख देंगे 1, चूँकि r के स्थान पे 1 लिखे हैं, तो 2q प्लस 1, ये समीकरण नंबर 2 हो जाएगा। तो इसमें हम थोड़ा सा बड़ा कर लेंगे तो अच्छे से दिखाई देगा। अब हम देखते हैं, चूँकि 2q, जो ये 2q है इसका हम निकाल चुके हैं, 2q का निकाल चुके हैं कि ये सम है, ऊपर निकाल चुके हैं जो है, तो सम है। और 1 क्या है? ये 1 विषम है, तो सम और प्लस विषम, ये दोनों को जब हम जोड़ेंगे तो विषम मिलेगा हमको। सम मान लीजिए 2 होता है, 2 में 1 जोड़ेंगे 3, विषम आया कि नहीं आया? 2 अगर सम है, सम संख्या, और विषम 1 जोड़ दिए इसमें से, तो 3 क्या है? विषम संख्या आई। तो सम और विषम जोड़ने पे विषम संख्या आएगी, तो ये विषम रूप है, ये समीकरण नंबर 2 है। तो हम देखते हैं कि इसको छोटा करके देख लीजिए पूरा, कि पहला जो है a बराबर 2q सम संख्या आई, और a बराबर 2q प्लस 1 विषम संख्या आई। तो ये नीचे कह रहा है कि अतः प्रत्येक धनात्मक सम पूर्णांक 2q के रूप का होता है। ये देखिए सम पूर्णांक यहाँ निकाले ना, समरूप 2q आया, तो जो भी धनात्मक सम पूर्णांक होगा वो 2q के रूप में आएगा, 2q के रूप में आ गया, और सम पूर्णांक भी है तो इस होगा। तथा प्रत्येक धनात्मक विषम पूर्णांक, ये देखिए विषम, यहाँ पे विषम रूप है, ये धनात्मक विषम पूर्णांक 2q प्लस 1 के रूप का होता है, ये 2q प्लस 1 के रूप में आ गया, विषम है, जहाँ q जो है कोई पूर्णांक है। तो इतनी चीज़ें लिखनी होगी बच्चों, ये नीचे अतः ही करके लिखना होगा आंसर के लिए, आंसर लिखने के लिए। अतः प्रत्येक धनात्मक सम पूर्णांक 2q के रूप में का होता है, तथा प्रत्येक धनात्मक विषम पूर्णांक 2q प्लस 1 के रूप का होता है, जहाँ q कोई पूर्णांक है। कहाँ से मिलेगा? ये क्वेश्चन में से मिलेगा। ये क्वेश्चन देखिए आप, यहाँ से आपको मिल जाएगा, ये जो ऊपर क्वेश्चन दिया है यहीं से मिल जाएगा आपको, ये कि प्रत्येक धनात्मक सम पूर्णांक 2q के रूप का होता है, तथा प्रत्येक धनात्मक विषम पूर्णांक 2q प्लस 1 के रूप का होता है, जहाँ q कोई पूर्णांक है। ये उतार देंगे आंसर में नीचे। इतना करने के बाद नीचे यहाँ पे ये लाइन जो है उतर जाएगी, ये वाली लाइन उतर जाएगी ऊपर से। तो ये आंसर आपका आ गया दूसरे का, और समझ में भी आ गया होगा, नहीं आएगा 2-3 बार देख लीजिएगा इसको। फिर भी कोई दिक्कत आए तो हमसे कमेंट में पूछ लीजिएगा, जहाँ न समझ में आए बच्चों। आगे देखते हैं बच्चों, आगे क्वेश्चन देखते हैं। ये सब बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ये सब जो एग्जाम्पल दिया है, उदाहरण दिया है, ये सब बहुत एग्जाम्पल है, बहुत ही जो है इम्पोर्टेंट है, महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। इनको ज़रूर से आप करके जाइएगा एग्ज़ाम में।
उदाहरण 3, दर्शाइए कि एक धनात्मक विषम पूर्णांक 4q+1 या 4q+3 के रूप का होता है जहाँ q एक पूर्णांक है ना। तो कह रहा है कि दर्शाइए कि एक धनात्मक विषम पूर्णांक 4q+1 या 4q+3 के रूप का होता है जहाँ q एक पूर्णांक है। थोड़ा अंग्रेजी हिंदी मिक्स हो जा रही है तो उसको क्षमा करिएगा बच्चों। देखिए इसका हल, सॉल्यूशन यूक्लिड लेम्मा द्वारा या यूक्लिड विभाजन प्रमेय द्वारा, कुछ भी लिख सकते हैं आप। चूँकि a इज ग्रेटर देन b या a b से बड़ा है, जो बड़ा होता है उसको पहले दिखा देते हैं इसी तरह से, a बड़ा है b से, तो इम्प्लाइज दैट, इसका फार्मूला बना क्या, a इज इक्वल टू या a बराबर BQ+R, a बराबर BQ+R, जहाँ अब Q देखिए, Q आपका भागफल है और R आपका शेषफल है यहाँ पे। तो जो ये शेषफल R है वो B से हमेशा छोटा रहेगा और जो जीरो है वो R के बराबर या R से बड़ा रहेगा। जो R है वो जीरो के बराबर या जीरो से बड़ा रहेगा हमेशा। तो देखिए बच्चों यहाँ पे ये B कैसे निकला है, चूँकि B इज इक्वल टू 4, कहाँ से आया है B ये 4 कहाँ से आया, इस क्वेश्चन में से। इसमें लिखा है 4q+1 या जो है यहाँ पे लिखा है, या यहाँ पे लिखा है 4q+3 यानी 4q+3। तो जो 4 है, चूँकि यहाँ पे BQ+R है तो B के स्थान पे ये 4 लिखा गया है, यहाँ भी B के स्थान पे 4 लिखा गया है, तो इसलिए B यहाँ से आया, B बराबर 4 हमको मिल गया। यहाँ पे देखिए B बराबर 4 मिला कि नहीं। तो चूँकि B बराबर 4 है इसलिए R क्या होगा, 4 से छोटा होगा, तो R की वैल्यू 4 से छोटा और 0 के बराबर और 0 से बड़ा होगा। तो इसलिए 0 से शुरुआत करते हैं, इसलिए R इज इक्वल टू 0 भी हो सकता है, 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 3 हो सकता है, मतलब 4 केस बनते हैं इसमें, 0 1 2 3 4 केस इसमें बनेंगे। तो हम लोग एक एक करके केस देखते हैं। केस नंबर 1, पहला केस, यदि R बराबर 0, केस पहला है कि यदि R बराबर 0 अगर रखें, इसमें देखिए 4 केस बने, तो पहले एक उठा के लेके चलते हैं, R बराबर 0, फिर R बराबर 1, फिर R बराबर 2, R बराबर 3, ऐसे ऐसे लेके चलेंगे। तो यदि R बराबर 0 तो हमारा जो इनका ये जो लेमा, यूक्लिड लेमा का जो है, जो ये प्रमेय है, जो ये सिद्धांत है जो है यूक्लिड विभाजन प्रमेय, तो इसमें है A इज इक्वल टू BQ+R। तो यहाँ पे A बराबर 4q+0, क्योंकि R की वैल्यू 0 रख दिए हम, ये R बराबर 0 लिया गया ना, तो यहाँ 0 रख दिए, और B का जो है हम 4 माने हैं तो 4 रख दिए B के स्थान पे, तो 4q+0 हो गया, तो A बराबर 4q हो गया। तो इसको समीकरण नंबर 1 मान लिए हम, ठीक है। अतः यह जो है समरूप है, यह जो है समरूप मतलब सम संख्या है। ये जो A की जो वैल्यू है 4q, ये सम संख्या है। कैसे, 4 सम संख्या है, ये 4 जो है सम संख्या है, इसको तो आप मान रहे हैं 4 सम संख्या है। अब q एक पूर्णांक है, किसी सम संख्या को पूर्णांक से गुणा करने पर सम संख्या आती है, याद रखिए। ये 4 सम संख्या है और q जो है पूर्णांक है, तो पूर्णांक जो है सम भी हो सकता है, विषम भी हो सकता है, 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है। तो 2 होगा तो 4 गुणे 2, 4 दूनी, मान लीजिए ये 4, ये आ गया, ये वाला आ गया, और q के स्थान पे मान लीजिए कि जो है 2 हो, सम संख्या हो, तो 4 दूनी 8, 8 क्या है हमारा, सम संख्या है। जो 2 से कटे वो सम संख्या होती है, पिछले वाले वीडियो में बताया हमने। तो यह सम संख्या आएगी, कुछ भी यहाँ पे रखा जाए तो ये सम संख्या हो जाए। और हम देख लेते हैं विषम संख्या भी रख के, अगर q का मान अगर हम
3 रख दिए तो भी हम जब 4 से गुणा करेंगे, इसमें 4Q है तो 4 से गुणा करेंगे तो 4 तेईयाँ, देखिए 4Q है ना, तो Q का मान हम 3 रखे और 4 सम संख्या है, से गुणा करना है तो 4 तेईयाँ 12 आया ना, सम संख्या जो 2 से कट जा रही है तो सम संख्या आई, तो ये समरूप हो गया। ये वाला जो इक्वेशन हुआ वो समरूप हो गया 4Q वाला, और दिया भी है। आगे देखते हैं हम। प्यारे बच्चों, देखिए इसको ध्यान से सब समझ में आएगा आप लोगों को। केस टू यदि r बराबर 1, अब r बराबर 0 लेके देख लिया हमने, अब r बराबर 1 लेकर के देख लेंगे। तो हमारा r बराबर जब 1 लेके देखेंगे तो फार्मूला तो यही था हमारा, a बराबर BQ लेमा का विभाजन यूक्लिड विभाजन प्रमेय BQ क्या था, BQ प्लस R था, यही था। तो जब R की वैल्यू हम 1 रख देंगे और B की वैल्यू 4 रख देंगे तो क्या हो जाएगा, A बराबर 4Q और प्लस 1 हो जाएगा। अरे इसमें B की वैल्यू 4 रखा, ठीक है, और Q ज्यों का त्यों लिख दिया और R के स्थान पे 1 लिख दिया क्योंकि R की वैल्यू 1 दिए हैं। तो आएगा A बराबर 4Q प्लस 1, इस समीकरण नंबर 2 हो गया। चूँकि सम 4Q हम पीछे सम निकाल चुके हैं कि ये सम होता है, 4Q हम बता चुके हैं कि सम होता है, और प्लस 1 जो है विषम संख्या होती है, पिछले वीडियो में बताया था कि 1 विषम संख्या होती है, और विषम संख्या के बारे में पीछे पढ़ लीजिएगा पिछले वीडियो में। तो सम और विषम को जब जोड़ेंगे तो विषम ही मिलेगा हमको। देखिए सम 2 और विषम 1 जोड़े तो कितना आया, 3, तो विषम आया कि नहीं आया, सम जोड़ा विषम में तो विषम आया। इसी तरह से आप देख लीजिए। तो यह अतः यह जो है विषम रूप है, विषम संख्या हुई कि नहीं। तो अब देखिए केस 3 देखते हैं हम लोग, एक मिनट। केस 3 हम लोग देखते हैं। केस 3 में यदि r बराबर 2 ले लिया जाए, r की वैल्यू 2 हो जाए, 0 1 पे देख चुके हैं, r की वैल्यू 2 हो जाए, तो फार्मूला हमारा वही था, फार्मूला था कि यूक्लिड विभाजन प्रमेय का a बराबर BQ प्लस R, यही था ना, a बराबर BQ प्लस R। तो b के स्थान पे 4 लिख दिए, q वही रहेगा, प्लस r के स्थान पे 2 लिख दिए, तो ये इक्वेशन 3 हो गया। और 4Q हमको पता है कि सम होता है, पीछे हम केस 1 में देख चुके हैं, और 2 भी सम हो गया, 2 से कटेगा तो सम हो गया, तो सम प्लस सम तो मिला के सम बनेगा। अतः यह क्या हो गया, समरूप या सम संख्या हो गई। तो केस 3 जो है सम संख्या हो गई है। केस 4 हम लोग देखते हैं। केस 4 हम लोग देखते हैं, यदि r बराबर 3, अगर r बराबर 3 ले लें भाई, 0 1 2 3 4 ही केस था, तीनों कर चुके हैं, तो r बराबर 3 ले लिया, तो उसी फार्मूले में रखेंगे a इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, a इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर में हम रखेंगे, तो a बराबर b के स्थान पे 4 हो जाएगा और q वैसे ही लिखा जाएगा, प्लस r के स्थान पे 3 लिख दिया जाएगा। तो ये हमारा एक इक्वेशन, चौथा इक्वेशन बना। तो 4Q हम पीछे देख चुके हैं कि सम है, सम होता है, पहले केस फर्स्ट में हम देख चुके हैं। तो चूँकि सम ये हो गया प्लस विषम 3 हो गया, तो सम और विषम जब जोड़ते हैं तो विषम संख्या ही आती है, तो आता यह क्या हुआ, विषम रूप हुआ। तो हम देख लेते हैं कि समीकरण 2 तथा 4 से 2 भी हमारा विषम संख्या आई और 4 भी हमारी विषम संख्या, से यह स्पष्ट है कि प्रत्येक धनात्मक विषम पूर्णांक जो है वो 4Q प्लस 1 या 4Q प्लस 3, देखिए पहले में देखिए यहाँ पे बताया है ये विषम, 4Q प्लस 1 जो है विषम हुआ, विषम संख्या है ना, समीकरण नंबर 2 से, और समीकरण नंबर
4 से, समीकरण नंबर 4 से क्या है, समीकरण नंबर 4 से भी जो है ये विषम संख्या है, ये यानी 4q + 3 पे जो है विषम संख्या मिली, और उधर 4q प्लस इधर 4q + 3 पे विषम संख्या मिली, और इधर जो है 4q + 1 पे विषम संख्या मिली। तो हम कैसे लिखेंगे, इसका आंसर लिखेंगे हम कि समीकरण 2, ऊपर वाला समीकरण 2 था जिसमें हमें विषम संख्या मिली थी, समीकरण 2 तथा समीकरण 4 से यह स्पष्ट है कि प्रत्येक धनात्मक विषम पूर्णांक जो है किसके रूप में होता है, 4q + 1 ऊपर वाले 2 वाले समीकरण में है, और 4q + 3 इस वाले समीकरण में के रूप का होता है, जहाँ q एक पूर्णांक है। तो हमको खाली यही दिखाना था कि धनात्मक विषम पूर्णांक इतने इतने रूप का होता है। तो इसका जो है हम लोग ये देख सकते हैं, यहाँ पे छोटा करके देख सकते हैं। देखिए ये मिला है 4q + 1 और ये मिला है 4q + 3, इस पे भी विषम है और इस पे भी विषम आया है। तो इसलिए हमने लिखा कि समीकरण 2, ये समीकरण 2 है और ये समीकरण 4 है। 4 लिखा है ना, समीकरण 2 तथा 4 से स्पष्ट है कि प्रत्येक धनात्मक विषम पूर्णांक 4q + 1, ये देखिए 4q + 1 या 4q + 3, ये देखिए 4q + 3 के रूप का होता है, जहाँ q एक पूर्णांक है। ये क्वेश्चन में भी दिया था कि ये क्वेश्चन देख लीजिए आप, ये दिया है क्वेश्चन में, दर्शाइए कि एक धनात्मक विषम पूर्णांक 4q + 1 या 4q + 3 के रूप का होता है, जहाँ q एक पूर्णांक है। तो वहाँ से हम लोग देख लेंगे इसको। अब देखिए, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, चौथा क्वेश्चन। एक मिठाई विक्रेता के पास 420 काजू की बर्फियाँ और 130 बादाम की बर्फियाँ हैं। वह इनकी ऐसी ढेरियाँ बनाना चाहता है कि प्रत्येक ढेरी में बर्फियों की संख्या समान रहे तथा ये ढेरियाँ बर्फी की परात में न्यूनतम स्थान घेरे। इस काम के लिए प्रत्येक ढेरी में कितनी बर्फियाँ रखी जा सकती हैं? बच्चे अधिकतर न्यूनतम देख करके इसको एलसीएम करने लगते हैं, जबकि ये एलसीएम नहीं है। स्थान न्यूनतम घेरे, तो न्यूनतम घेरने के लिए क्या करना पड़ेगा, अधिकतम की ढेरी बनानी पड़ेगी ज़्यादा की। तो अधिकतम जहाँ होता है, तो अधिकतम के सेंस में है, तो जहाँ अधिकतम होता है वहाँ पे जो है एचसीएफ निकाला जाता है। तो एचसीएफ किसका किसका निकालेंगे, 420 और 130 का एचसीएफ निकालेंगे। तो काजू है 420 काजू की बर्फ़ी और बादाम की बर्फ़ी 130, ये दिया हुआ है क्वेश्चन में। और प्रश्नानुसार एचसीएफ 420 और 130 का एचसीएफ जब निकालेंगे तब हमारा आंसर आएगा। तो हम देख लेते हैं इसको यूक्लिड विभाजन से। तो देखते हैं कि 420, चूँकि 420 जो है 130 से बड़ा है, सबसे पहले ये देखते हैं बड़ा छोटा। तो 420 जो है क्वेश्चन में 420 130 से बड़ा है, तो यूक्लिड विभाजन प्रमेय से 400 जो बड़ा होता है उसको पहले लिखते हैं, 420 पहले लिखेंगे, फिर बराबर लगाएंगे, फिर 130 लिख दिया, फिर हम यहाँ भाग लगाएंगे 130 से, एक मिनट जरा से, 130 से 420 में भाग लगाएंगे तो 3 बार में जाएगा, तो 13 तिया 39 यानी 390। तो ये 0 का 0 आएगा, 12 में से इधर से बगल से उधार लेंगे, 2 का 12 हो जाएगा, 12 में से 9 गया 3, 30 हो जाएगा। तो अभी भी हमारा 0 नहीं आया, तब तक करेंगे जब तक 0 ना आ जाए। तो यहाँ 130 हुआ और भागफल आया 3, तो 3 से गुणा कर देंगे, 130 गुणे 3 और प्लस शेषफल 30 आया तो प्लस 30 कर देंगे। अब हम क्या करेंगे, नहीं आया तो भाजक 130 को आगे लिखेंगे, फिर बराबर और 30 को फिर इसके बाद लिखेंगे। अब हम 30 से 130 को भाग लगाएंगे, 30 से देखिए तो 3 चौके 12 120 आएगा। तो 0 का 0 और 3 में से 2 का 1, 10 आया। अभी भी 0 नहीं आया, तो हम 30 गुणे 4, भागफल 4 आया तो 30 गुणे 4 और प्लस जो शेषफल 10 आया तो 10 लिख दिए। अब इसके बाद हम अभी भी नहीं आया तो 30 जो भाजक है वो आगे लिख देते हैं और बराबर करके जो शेषफल है वो लिख देते हैं। फिर 10 से हम 30 को भाग लगाएंगे तो 10 से यहाँ 30, अब 0 आ गया। अब तो फिर हम लिख देते हैं 10 गुणे 3
भागफल 3 है लिखा और शेषफल 0 है तो प्लस लगा के 0 कर देते हैं। तो जहाँ 0 हम आ जाता है जिस अंतिम संख्या से, 10 हमारी अंतिम संख्या है, इससे 0 आ गया तो 10 हमारा जो है SCF निकल जाता है, 10 हमारा SCF निकल जाएगा। देखते हैं हम, 10 हमारा SCF निकल जाएगा, अतः SCF जो है 10 हो जाएगा, यही हमारा आंसर हो जाएगा। तो अतः प्रत्येक प्रकार की बर्फियों के लिए मिठाई विक्रेता 10-10 की ढेरी बना सकता है। तो बच्चों आज यहीं तक, क्योंकि वीडियो बहुत लंबा बन जाएगा। अब अगले वीडियो में हम लोग जो है प्रश्नावली 1.1 करेंगे और इसके बाद फिर नेक्स्ट वीडियो में फिर एग्जाम्पल चलेगा, फिर इसके बाद जो है प्रश्नावली 1.2, इसी तरीके से हम जो है लगातार वीडियो जो है डालते रहेंगे। फिर बाद में जो है एक चैप्टर पढ़ाने के बाद फिर हम कुछ मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन की वीडियो बना के डालेंगे, जो वही जो है सेम टू सेम लगभग उसी पैटर्न पे एग्ज़ाम में पूछा जाता है, जो कई बार पूछे गए हैं। तो बने रहिए इस चैनल में, अनु एजुकेशनल वीडियो चैनल में, सब्सक्राइब करते रहिए इसको और शेयर करते रहिए और लाइक करते रहिए बच्चों। जो चीज़ ना आए कमेंट में पूछिए। धन्यवाद बच्चों। इसको हम अब बंद करने जा रहे हैं क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो चुकी है।